सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। संपादकीय पृष्ठ पढ़ने के लाभ ये होते हैं कि आप किसी भी स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो भाषा का जो कौशल है वो बहुत समृद्ध होता है। आपकी लेखन शैली बहुत समृद्ध हो जाती है। आपके सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही विश्लेषणात्मक बन जाता है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बात की बहुत मांग रहती है कि जो अभ्यर्थी है उसके सोचने का तरीका विश्लेषणात्मक हो, उसका भाषा कौशल जो है वो उच्च स्तर का हो। इस सब चीज़ों को देखा जाता है और ये सब चीज़ सुधारने के लिए हम किसी अच्छे दैनिक जो पत्र होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनके संपादकीय को पढ़ें। तो हमने आज ये दैनिक जागरण जो है इसके संपादकीय को लिया है और संपादकीय है आबादी की उपयोगिता बढ़ाने में देरी। आबादी आप सब जानते हैं जनसंख्या है और उसकी उपयोगिता बढ़ाने में जो देरी हो रही है उससे संबंधित ये है। आबादी जनसंख्या जब तक कुशल नहीं है, आपकी जनसंख्या जब तक कुशल नहीं है तब तक उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मात्र भार बनेगा वो, विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि होगी। और यदि आपने आबादी को कुशल बना दिया, आबादी को कौशल प्रदान कर दिया, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए एक मानव संसाधन बन जाएगा। तो इस संबंध में ये एक एडिटोरियल है, आप इसको पढ़ेंगे, इसकी समरी लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें यूज किए हुए अच्छे अच्छे शब्द, जब आप आंसर्स लिखते हो तो आपके लिए शब्दों की कमी हो जाती है, इसलिए आप ये जो संपादकीय होते हैं इनसे अच्छे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को अलग निकाल लें और अपनी भाषा में बोलने में, लिखने में उन शब्दों को उपयोग करें ताकि एग्जाम के समय वो शब्द आपके पास रहें और आप अच्छे स्तर का आंसर लिख सकें। ये डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी का एडिटोरियल है, संपादकीय है। हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो भी अच्छे शब्द आएंगे मैं अंडरलाइन करूंगा, आप लोग भी उनको नोट करेंगे। आज जब तमाम देश मानव संसाधन की समस्या से जूझ रहे हैं, किस समस्या से जूझ रहे हैं? मानव संसाधन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये शब्द जब भी आप लोग के लोगों का जिक्र करें, जब भी आप लोग जनसंख्या का जिक्र करें, तब आप उसके लिए कौन सा शब्द काम में लें? मानव संसाधन शब्द काम में लें। जब आप आज लोगों के पास जनसंख्या, लोगों के पास कम है, जनसंख्या में भी कार्यशील जनसंख्या है, वो ही मानव संसाधन होता है। कार्यशील जनसंख्या वाला जनसंख्या का वो हिस्सा जो कुछ उत्पादक कर पाता है उसको मानव संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। आज जब तमाम देश मानव संसाधन की समस्या से जूझ रहे हैं तब भारत जनसांख्यिकीय लाभांश, एक इस शब्द को आप नोट कर लें, तब भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। जनसांख्यिकीय लाभांश वो होता है जनसंख्या की किसी विशेष स्थिति की वजह से, जनसंख्या के किसी विशेष वर्ग के अधिक होने की वजह से हमें लाभ मिल रहा है। यानी हमारा जो देश है उसमें जो जवान लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनकी जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। और निश्चित रूप से जो युवा लोग होते हैं उनमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए हम किसकी स्थिति में हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में हैं। बहुत सारे देशों में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है या बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है। इसलिए हम किसकी स्थिति में हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में हैं। लेकिन ये जनसांख्यिकीय लाभांश हमें तभी मिल सकता है जब हमारी जनसंख्या को रोजगार मिले, हमारी जनसंख्या स्वस्थ रहे, हमारी जनसंख्या कौशल युक्त रहे। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। यह अगले कुछ दशकों तक देश के विकास का इंजन बन सकता है। अगले कुछ दशकों तक के हमारे देश के विकास का इंजन, यानी विकास को कौन आगे लेके बढ़ा सकता है? जनसांख्यिकीय लाभांश। यदि लोगों को अच्छी मात्रा में अच्छे स्तर का रोजगार मिले, तो अच्छे वो कौशल युक्त हों, तो हमारा विकास आगे बढ़ सकता है। ये देखिएगा, बहुत शानदार आर्टिकल है। आप इस आर्टिकल में जो उपयोगी चीज़ें उनको नोट कर लें।
और इसकी समरी जरूर लिखने का प्रयास करें। खुद लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप लोग एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ये तय बात है। मैं भी आरएस के 3 मेंस दे चुका हूँ और एक इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, तो ये सब मैंने जो महसूस किया है कि कहाँ कमी आई है उस बात को मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा लाभ मिल जाए। तो इस वजह से हम ये शुरू कर रहे हैं। कोविड-19 ने, अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है, उसने हमें आर्थिक पुनर्संरचना की एक नई सोच दी है। ये शब्द जो आर्थिक पुनर्संरचना है, इसको आप नोट कर लेंगे। इस प्रकार के शब्दों का समायोजन आप अपने उत्तर लेखन में करें। आर्थिक पुनर्संरचना का मतलब ये होता है, अभी जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं, जिन संसाधनों से हमें अभी पैसे मिल रहे हैं, उन संसाधनों की पुनर्संरचना होगी। पहले जिनसे मिल रहे थे, हो सकता है कि अब वो काम के नहीं रहे हों, अलग अलग प्रकार की नई नई प्रकार के संसाधनों का विकास होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र हमें विकास की एक नई दिशा दर्शा रहा है। आर्थिक पुनर्संरचना की सोच मिलेगी, आत्मनिर्भरता का मंत्र हमें विकास की नई दिशा दिखा रहा है। ऐसे में यदि आर्थिक नीतियों को, परिस्थितियां जैसी बनी हुई हैं, ऐसे में यदि आर्थिक नीतियों को जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ समायोजित कर दिया जाए, तो देश को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो 4 लाइनें हैं, आप अपने किसी भी आंसर में इसको लिख सकते हैं। जब आपसे सुझाव मांगे जाएं कि इसको सुधार के सुझाव लिखिएगा, किसी भी आंसर में आपसे सुझाव मांगे जाते हैं या फिर आप किसी के भी आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो अंतिम लाइन में अपना सुझाव लिखना होता है। और वो अंतिम लाइन ये हो सकती है, क्या, यदि हमारी आर्थिक नीतियों को, सरकार की जो आर्थिक नीतियां होती हैं, उनको जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ समायोजित कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से देश को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इस लाइन को आप अपनी नोट कर लें, जहां कहीं भी आपको लिखना हो अपना आंसर लिख दें और उस आंसर में ये बात आप जरूर लिख दें। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, उनके अपने आंसर में उनका रेफरेंस दिया जाना चाहिए। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब आप अपने आंसर में इस प्रकार की बात लिखते हो तो आपके आंसर में वजन आ जाता है कि निश्चित रूप से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रेफरेंस देके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के संगठनों के नाम याद रखें, अपने आंसर में इसको लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आने वाला समय भारत का होगा। क्यों होगा भारत का? क्योंकि भारत के पास क्या क्या है। जब कभी भी आपको भारत के पॉजिटिव पक्ष लिखने हो, जब कभी भी आपको सकारात्मक चीज़ों का जिक्र करना हो, तब आप लिखिएगा कि भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत के पास एक सशक्त लोकतंत्र है। शब्दों को लिखिएगा बेटा, इन शब्दों को आप अच्छे से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरएस हो या फिर किसी अन्य राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, उनके लिए शब्दों का खेल है बेटा। यदि हम किसी वजह से नहीं लग पाए या आरएस नहीं बन पाए, तो हमें किसी ने ये नहीं समझाया कि एग्जाम का मामला सिर्फ शब्दों का खेल है। जिसके पास बहुत अच्छे शब्द होते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक शक्ति होती है, यदि आप चीज़ों का अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, सभी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। आप भूगोल को इकोनॉमिक्स से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स को आप पॉलिटी से जोड़ सकते हैं, पॉलिटी को आप साइंस से जोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन यदि आप कर सकते हैं, तो ही आप सशक्त होंगे। ये देखिएगा, इस शब्द को आप लिख लें अपने यहाँ कहीं भी कि भारत के पास, भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत के पास क्या है? सशक्त लोकतंत्र है। भारत के पास मांग है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत है, बहुत बड़ा बाजार है। भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये भारत की ताकत है। इस बड़े बाजार के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करते हैं। अभी चाइना के साथ जो झड़प हुई, उसमें भी हमने इस पहलू को काम में लिया कि हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, इस बाजार से हम चाइना के सामान को आउट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा हथियार हो सकता है, बहुत बड़ा हमारे पास
मांग है और जनसांख्यिकीय लाभांश जैसी संपत्तियां हैं। भारत के पास यदि कोई बहुत अच्छी चीज है तो भारत के पास बहुत सशक्त लोकतंत्र है, भारत के पास बहुत बड़ा बाजार है, भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश है। इसलिए हम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को खत्म करने तथा समावेशी समाज के निर्माण में मानव पूंजी ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, आप इनको नोट करते चली जाइएगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ एग्जाम में नहीं आएंगे आपके पास ये शब्द। कई बच्चों को लगता है कि सर जी ये तो मुझे पता है, मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन बेटा जब आप आंसर लिखने बैठोगे तब आपके पास ये नहीं आएंगे। एग्जाम में वही बच्चा पास होता है जिसने जितनी ज़्यादा स्पाइरल बाइंडिंग की नोटबुक्स को भरा है। मैं जो समझ पाया हूँ अपने अनुभव के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में वही बच्चे पास होते हैं जिसने जितने ज़्यादा स्पाइरल बाइंडिंग नोटबुक्स को ख़त्म किया है, जितने ज़्यादा पेजेस भरे हैं। जो जितने ज़्यादा पेज भरेगा उतना ही अपने सिलेक्शन के नज़दीक जाएगा। जो जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेगा, जो जितनी ज़्यादा चीज़ों को लिखेगा, खुद क्वेश्चंस बनाएगा, खुद आंसर्स लिखेगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा क्या? यहाँ बन सकता है कि मानव संसाधन के बारे में आप अपने विचार लिखिए। भारत के पास कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके आधार पे आप कह सकते हो कि भारत का भविष्य उज्जवल है। इन सब चीज़ों को आप खुद बनाइएगा, आंसर लिखिएगा। इस एडिटोरियल के पूरे होने के बाद आप क्या करेंगे, इसका सारांश लिख के मुझे भेजेंगे। जो जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं वो तो लिखेंगे, और बेटा जिनको नहीं पढ़ना है वो अपनी मस्ती करें और मस्ती करते रहें। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये आवश्यकता नहीं है क्या भारत की? भारत की आवश्यकता क्या है? भारत को आर्थिक रूप से क्या होना है? समृद्ध होना है। इस बात को नोट कीजिएगा, ये भारत की आवश्यकता है। दूसरी भारत की क्या है भी? गरीबी को खत्म करना है भारत को। तीसरा क्या है? समावेशी समाज के निर्माण के लिए। शब्दों को याद कीजिएगा। किस प्रकार के समाज को बनाना हमें समावेशी समाज का निर्माण करना है। कौन सा समाज भी समावेशी? समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव सोसाइटी, यानी जिसमें सभी लोगों का साथ हो, उसको समावेशी समाज कहते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग का भारत के निर्माण में हिस्सा हो, समाज के प्रत्येक वर्ग का भारत की आर्थिक वैचारिक समृद्धि में उसका हिस्सा हो, इस प्रकार के समाज को बनाना है। समावेशी समाज के निर्माण में किसने भूमिका निभाई है? मानव पूंजी ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव पूंजी, कुशल व्यक्ति ही मानव पूंजी है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या भारत को जनसांख्यिकी के लाभांश दिलाने की स्थिति में है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या ये भारत को जनसांख्यिकी के लाभांश दिलाने की स्थिति में है? तो सही क्या? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 64 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या 76.1% है। इसको आप याद रखें, जब कभी भी आवश्यकता हो इस डेटा को फिट कर दें अपनी आंसर में कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 15 से 64 वर्ष की, देखो ये कार्यशील जनसंख्या है। आदमी इस उम्र में सबसे ज्यादा काम कर सकता है, तो आयु का कार्यशील जनसंख्या कितना है? 70 इतने लोग हैं भारत में, 76.1 करोड़ इतने लोग हैं। इतने इस संख्या के बीच में इतने करोड़ हैं, जो कि 2020 में बढ़कर लगभग इतने 86.9 करोड़ हो गई। ये इस जनसंख्या के अनुसार थे, ये बढ़ रही है। इतनी अधिक श्रम शक्ति को हम कितनी, यानी बहुत श्रम शक्ति है हमारे पास, काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इतनी अधिक श्रम शक्ति को हम एक अवसर के रूप में कैसे बदलते हैं, ये हमारे नीति निर्धारकों की सोच पर निर्भर करता है। यानी हमारे पास जनसंख्या बहुत है, किस किस के बीच में? 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग हमारे पास हैं, 86.9 करोड़ लोग हैं। लेकिन इन 86.9 करोड़ लोगों को यदि रोजगार दिया जाए तो ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, और यदि इनको रोजगार नहीं दिया जाए तब स्थिति भयावह हो सकती है। तब अपराध बढ़ सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ सकती है,
और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ये जन्म देते हैं। अवसर के रूप में बदला जाना आवश्यक है। आज जब विश्व के तमाम देश, विश्व के सभी देश मानव संसाधन की समस्या से जूझ रहे हैं, तब भारत जनसांख्यिकी के लाभांश की स्थिति में है, जो अगले कुछ दशकों तक ऐसी ही बनी रहनी है। उसके बाद देखिएगा, कोरोना महामारी के बाद अभी जो स्थिति बनी है के बाद श्रम शक्ति की विश्व में मांग बढ़ेगी। इसके बाद में विश्व में किसकी मांग बढ़नी है भाई? श्रम शक्ति की मांग बढ़नी है। इसके लिए हमें अभी से तैयारियां करनी होगी। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के रोजगार बढ़ेंगे। अब स्थितियां बदल गई हैं, आर्थिक पुनर्संरचना होनी है। क्या होनी है भाई? आर्थिक पुनर्संरचना होनी है। उसको सोच के अभी से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस भी है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2019 की रिपोर्ट की माने तो ऐसी रिपोर्ट्स का आप हवाला दिया करें। देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में अधिक उम्र के लोग बढ़ रहे हैं। कहाँ? दक्षिणी भारत में और कहाँ? पश्चिमी भारत में। दक्षिणी भारत आप जानते हैं, ये जो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। पश्चिमी भी जानते हैं आप, गुजरात, ये सब पश्चिमी भारत में आते हैं। राज्यों में अधिक उम्र के लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए जनसांख्यिकी के लाभांश लेने के लिए उनके पास कम समय बचे हैं, 5 ही साल बचे हैं। दूसरी ओर जनसांख्यिकी के लाभांश अधिकांशतः उत्तर मध्य राज्यों में केंद्रित है, यानी यहाँ ज़्यादा केंद्रित है। कहाँ कहाँ? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। ये कुछ राज्य हैं जहाँ जनसांख्यिकी के लाभांश की ज़्यादा स्थिति बनी हुई है, वहाँ कार्यशील जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है। भारत को जनसांख्यिकी के लाभांश लेना है तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। यदि भारत को जनसांख्यिकी के लाभांश लेना है तो प्रति वर्ष कार्यशील जनसंख्या में होने वाली अनुमानित वृद्धि के अनुरूप समानांतर रोजगार बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश, ये शब्द आप याद कीजिएगा, सुनियोजित निवेश और संरचनात्मक विकास के मॉडल को अपनाना होगा। क्या करना पड़ेगा? यदि भारत को प्रतिवर्ष जो कार्यशील जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार समानांतर, उसी के बराबर रोजगार बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करना पड़ेगा। ऐसे शब्दों को यूज कीजिएगा। संरचनात्मक विकास के मॉडल को अपनाना होगा, यानी सोच समझ के आपको निवेश करना। कहाँ करना है? ये संरचनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाकर हम इसका पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे। हर सेक्टर के लिए यूनिक डेवलपमेंट मॉडल विकसित करना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत विकास के लिए क्या करना चाहिए। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन है, इन आंसर्स को आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़पेपर हैं, यदि उनमें अच्छा एडिटोरियल आता है तो वो आपके आंसर को बहुत मजबूत बना देता है। हर सेक्टर के लिए यूनिक डेवलपमेंट मॉडल विकसित करना होगा। हर सेक्टर का मतलब जो अलग अलग कृषि सेक्टर है मानो, और उसके साथ जो आपका दूसरा सेवा का सेक्टर है, इसमें नौकरियां आती हैं। जो चीज़ सेवा के लिए उपयोगी हो सकती है, हो सकता है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं हो, और जो कृषि के लिए उपयोगी हो सकती है जो योजना, हो सकता है सेवा के लिए उपयोगी वो नहीं होती। करें हर एक सेक्टर के लिए यूनिक डेवलपमेंट मॉडल विकसित करना होगा, यानी हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार का मॉडल यूज करना हो। ऐसा नहीं होगा सभी के लिए एक ही योजना बना दी, वो फिर ठीक नहीं होती है, उसके फायदे नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं, उसके संसाधनों व बेरोजगार युवाओं में सामंजस्य बैठाने के लिए आयु और लैंगिक संरचना के अनुसार सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्माण करना होगा। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। इस लाइन को आप नोट कीजिएगा, 2-4 बार अपने आंसर में कहीं लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के, फिर देखिएगा आपकी खुद की भाषा कितनी मजबूत हो जाती है। क्या करना पड़ेगा हमें, देखिएगा। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार, किसी राज्य की कोई आवश्यकता है, किसी राज्य की कोई आवश्यकता है, और उसके संसाधनों के अनुसार, किसी राज्य के पास कोई संसाधन है, किसी राज्य के पास किसी दूसरे संसाधन है। हो सकता है किसी के पास पानी के संसाधन हो सकता है दूसरे के पास रेगिस्तान है, उसी को संसाधन बनाना पड़ेगा। किसी के पास अलग संसाधन हो सकते हैं,
उसकी आवश्यकताओं को देखो, उनके संसाधनों को देखो, और वहाँ के बेरोजगार युवाओं में सामंजस्य, और वहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं उनकी आवश्यकताओं, संसाधनों और बेरोजगारी में एक सामंजस्य बैठाया जाए के लिए क्या किया जाए, आयु व लैंगिक संरचना के अनुसार, वहाँ के आयु के अनुसार और लैंगिक संरचना, कितने वहाँ पुरुष हैं कितनी महिला हैं, उसके अनुसार आर्थिक सामाजिक नीतियों का निर्माण करना होगा। क्या करना होगा? आर्थिक सामाजिक नीतियों का उनको निर्माण करना होगा। समझ में आ गई बातें? उसके बाद देखते हैं अपन भारत के उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से सीख लेते हुए, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। भारत के जो उत्तरी राज्य हैं उनको दक्षिणी राज्यों से सीख लेते हुए महिलाओं की साक्षरता, दक्षिणी राज्य महिलाओं की साक्षरता में ठीक है, उनकी स्वास्थ्य और उनके कार्य बल में भागीदारी, महिलाओं की कार्य बल में भागीदारी बढ़ाने जैसी कुछ बुनियादी सुधार करने होंगे। उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से सीखना पड़ेगा कि महिलाओं की साक्षरता पे, बेटा एडिटोरियल पढ़ोगे आप तो कहीं भी खड़े होकर अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हो। आपके लिए बहुत उपयोगी सेशन है। यदि आपको ठीक लगे तो अपने साथियों तक इसको फटाफट पहुंचा दीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत न्यूनतम है, और मैं आपको बता दूं धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें वहाँ से सीखना चाहिए। अपने संसाधनों को कुशल व योग्य बनाना, अपने जो संसाधन है उनको कुशल और योग्य बनाकर उनका संरचनात्मक तरीके से इष्टतम प्रयोग किया जाए। इष्टतम का मतलब अधिकतम, उनका अधिकतम प्रयोग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। इससे भारत की लगभग 30 से 35% कार्यशील जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर हो जाएंगे। यदि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हमारे रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी की समस्या हट जाएगी। लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग, ये क्या है? रोजगार सघन उद्योग हैं। हस्तशिल्प, आईटी, पर्यटन आदि पर अधिक फोकस करना होगा। ये है जहाँ से रोजगार ज़्यादा मिल सकता है, इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इससे एक तरफ आत्मनिर्भरता का उद्देश्य पूरा होगा और दूसरी तरफ अत्यधिक रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे, रोजगार के अवसर भी बनेंगे। तो हमें इन चीज़ों पे क्या करना है? फोकस करना है, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। विश्व स्तर पर चीन के खिलाफ बन रहे माहौल को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के उत्पादों की मांग पैदा करनी होगी। देखो वैश्विक स्थिति क्या बनी हुई है, चीन के लोग खिलाफ हैं। अगर चीन के खिलाफ हैं तो वैश्विक बाजार में भारत के सामान की मांग बढ़ानी पड़ेगी। हमें उस स्तर के उत्पाद पैदा करने पड़ेंगे जो चीन के सामान को रिप्लेस कर सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भावनाओं से कुछ नहीं होता है। इसके लिए उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ानी पड़ेंगी। उत्पादन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी और गुणवत्ता को भी बढ़ाने के साथ साथ लागत को भी कम करनी पड़ेगी। चीन के पास सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके सामान की लागत कम होती है, तो हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, साथ साथ लागत को भी कम करना पड़ेगा। कि दिशा में सरकार को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही चीन से व्यवसाय समेटने वाली कंपनियों को आकर्षित करना पड़ेगा। चीन से व्यवसाय समेट रहे हैं, चीन में कोरोना हो गया, वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनकी नीतियाँ भी इस प्रकार की हैं, तो जो चीज़ें, उनके संबंध भी, वैश्विक संबंध भी अच्छे नहीं हैं, जिस तरह से अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ की कंपनियाँ वहाँ से आ रही हैं, तो उनको भारत में आने के लिए आकर्षित किया जाए, ये हम कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है, समझिएगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है? उपभोग आधारित, यानी हमारे पास बड़ा बाजार है, हमारे पास उपभोक्ता बहुत हैं, इसलिए निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। अभी तक हम उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है, सामान ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हमें क्या करनी पड़ेगी? निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए नए क्षेत्रों की पहचान करनी पड़ेगी, अलग अलग क्षेत्र चुनने पड़ेंगे ताकि युवा बेरोजगारों को नियोजित करके साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ाया जा सके। इस प्रकार के काम हमें करने पड़ेंगे। 2019 में प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार की रिपोर्ट को आप नोट कर लिया करें, 2030 में भारत के 47% युवाओं के पास बाजार के अनुकूल
आवश्यक शिक्षा व कौशल नहीं होगा। चेतावनी है। 2030 तक भारत के 47% युवाओं के पास जो बाजार में चाहिए उसके अनुकूल न तो शिक्षा होगी उनके पास और न ही उनके पास कौशल होगा। वो A+B² 2 पढ़ के आएंगे जिसका मार्केट में कोई आवश्यकता नहीं है। जो वो शिक्षा लेके आ रहे हैं उसकी मार्केट में कोई आवश्यकता नहीं होगी। पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे, ऐसी स्थिति को चेताया गया था। किसी भी देश की युवा आबादी न सिर्फ देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है युवा आबादी, बल्कि उत्पादन, उपभोग, निवेश, नवाचार, अनुसंधान और निर्यात के अवसर भी पैदा करते हैं। क्या क्या उत्पादन, ये सब चीज़ें करते हैं। इसलिए कौशल बहुत ज़रूरी है। बाजार के अनुरूप शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मांग के अनुरूप शिक्षा है। पढ़े लिखे लोग, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा पढ़ें जिससे कि आपकी मार्केट में डिमांड रहें। यदि काम लायक हाथों को काम नहीं मिलता है, काम लायक हाथों को, कार्यशील जनसंख्या को यदि काम नहीं मिलता है तो फिर युवा आबादी एक समस्या भी बन जाती है। फिर वो बेरोजगारी हो जाती है, अपराध में आ जाते हैं। देश में 21 से 35 आयु वर्ग की लगभग 10 करोड़ आबादी ऐसी है जिसके पास कोई कौशल क्षमता नहीं है। ये समस्याएं हैं, भारत की चुनौतियां हैं। आप लोग इन चुनौतियों को समझें। क्षमता नहीं है या कम कौशल युक्त है, या तो उनके पास क्षमता नहीं है, क्या उनके पास कौशल कम है, उनके पास कौशल नहीं है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त साबित हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। अकुशल और रोजगार विहीन कुंठित युवा सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। कैसे युवा अकुशल, कैसे रोजगार विहीन, कैसे कुंठित, क्या बनेंगे? सामाजिक सद्भाव, अपराध करेंगे, किसी प्रकार का सद्भाव नहीं छोड़ेंगे, कानून व्यवस्था को भंग करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, आर्थिक विकास को भी, आर्थिक विकास कहाँ से होगा? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बाधा बन जाते हैं। भारत में कौशल विकास की नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, योजनाएं बहुत चलाई जा रही हैं, किंतु बाजार के अनुकूल प्रशिक्षण, जैसी डिमांड है वैसा कौशल विकास की कमी के कारण अभी भी उसका सुनियोजित लाभ नहीं मिल रहा है। योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन बाजार की डिमांड के अनुरूप नहीं है तो उनका लाभ नहीं मिल रहा है। जिला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना है और लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों में आवश्यक श्रम शक्ति के बीच तालमेल बैठाना है। किसको कहाँ श्रम शक्ति चाहिए उसके बीच तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी और डीएम को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। ये उपाय किए जा सकते हैं कि एक डीएम को जिम्मेदार बना दें कि भाई गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। आईटीआई में भी आज ऐसे पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाए, ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। कई लोग तो अभी भी स्टेनो कर रहे हैं, स्टेनो की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर वगैरह आ गए, लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी कोई अभी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ऐसे पाठ्यक्रमों को समयानुकूल बनाना हमारी पहली आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों को आज के समय के अनुकूल बनाया जाए। विश्व के अन्य देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से नर्सों की आवश्यकता होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की मांग होगी, आने वाले समय में बहुत अधिक हो जाएगी। इसके लिए युवाओं को अभी से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको तैयार किया जाए। श्रम की उपलब्धता को आसान बनाने व व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों की कागजी कार्रवाई को सरल बनाया जाए, यानी ऋण की उपलब्धता आसानी से हो जाए, व्यवसाय को उससे प्रोत्साहन मिले तो बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़े, फॉर्मेलिटी, औपचारिकताओं को कम किया जाए। यह प्रक्रिया जितनी आसान होगी, बैंकिंग की प्रक्रिया, उतने ही अधिक लोग स्वरोजगार व्यवसाय के लिए अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो। बहुत सारे लोग तो बैंक में इसलिए नहीं जाते कि पता नहीं यार कितने फॉर्म भरवाएंगे, किसी से वैसे उधार ले लो यार, तो औपचारिकताएं कम की जाएं। इसके साथ ही सरकार को लोगों के साथ मिलकर एक जनसंख्या नीति बनानी होगी जिससे आर्थिक विकास की दर व बढ़ती आबादी के बीच तालमेल कायम हो। ऐसी ही एक जनसंख्या की नीति बनानी पड़ेगी, अन्यथा आने वाले समय में हमारे पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या का भार हम उठा पाएंगे, इतनी हमारे पास होगी नहीं। इसके जो आर्टिकल थे, इसके लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं
बहुत शानदार चीज़ें आज हमने इस आर्टिकल में पढ़ी। आप लोग इसके समरी, इसका सारांश कम से कम 10 या 15 लाइन में लिख के मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।